हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल के तरफ से आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। इसके पहले के वीडियो में हमने कोलराउस लॉ मतलब इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के बारे में खूब सारा डिस्कशन किया, अच्छे से डिस्कशन किया प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको दिया, क्वेश्चंस आए हुए बताए। अब आज के वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अरे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, और क्या कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर है, मेन टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। तो एप्लीकेशन कुल 4-5 ठो एप्लीकेशन हैं। आप पहले तो पांचों का एप्लीकेशन हम बता देंगे और पांचों को हर एक एक को अलग अलग से अच्छे से डिफाइन करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया से। और लास्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और आईआईटी जेई नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिसको हमने काफ़ी परिश्रम से प्यारे बच्चों आपको लिए कलेक्ट करके लाया है ना। बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और आप अपनी कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए, बड़ी खूब मन बना करके खूब अच्छे से प्रिपेयर्ड हो करके बैठिए, बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। और आप एक एक पॉइंट बड़े अच्छे से नोट करते चले जाओ प्यारे बच्चों, क्योंकि यही कंसेप्ट आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। एक छोटा सा थ्योरी का कंसेप्ट, एक प्यारी सी केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है, आपका एग्जामिनेशन बन जाता है, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन बन जाता है, आपका आईक्यू बन जाता है। और उसी को आपको तैयार करना है, ले कर एक एक पॉइंट उठा करके दिमाग में आपको फीड करना है। तो बहुत मज़ेदार टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा, कोलराउस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। कोलराउस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं मिलती थी, है ना। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिलती थी। तो कोलराउस ने इसको सॉल्व करने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रूल दिया। हालांकि इस लॉ का यानी कोलराउस लॉ का यूज आज के डेट में वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए हो रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, तो देयर आर फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ के कुछ नीचे फॉलोइंग एप्लीकेशंस हैं, कुछ नीचे निम्न एप्लीकेशन हैं। क्या है? पहला एप्लीकेशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा नॉट, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्यारे बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहला एप्लीकेशन है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट करना। ध्यान देना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। डाइल्यूशन इनफाइट माने इनफाइनाइट, मैक्सिमम डाइल्यूशन, अधिक से अधिक सॉल्वेंट मिला हो। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्यारे बच्चों। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? किसी भी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी और फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाता है प्यारे बच्चों। अल्फा की वैल्यू आ जाती है किसी भी कंसंट्रेशन पर। मान लीजिए सी कंसंट्रेशन है
तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम सी हो गया, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला कंसंट्रेशन ले लो लैम्डा नॉट एम। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी हम बताते हैं आगे चल करके। तीसरा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के। देखिए के की वैल्यू निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना। और चौथा है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट। ये स्पैरिंगली सॉल्युबल क्या साल्ट क्या है प्यारे बच्चों, स्पैरिंगली माने धीरे धीरे घुलने वाली साल्ट, मतलब वो रेडली सॉल्युबल नहीं है। स्पैरिंगली मतलब जो धीरे धीरे डिजॉल्व हो, कम डिजॉल्व हो, तो उनकी सॉल्युबिलिटी हमको निकालने में कोलराउज लॉ का हेल्प लेना पड़ता है। स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट जैसे सिल्वर क्लोराइड हो गया, तो इस तरह से बहुत से हैं। कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का भी निकाल लेते हैं। तो इससे जो है कंसंट्रेशन भी निकालने में मदद मिलता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, pH वैल्यू अगर आगे जोड़िए, जितना जोड़ते जाइए तो इंटरकनेक्टेड होता जाएगा, है ना। लेकिन आपको इतना ही तक है। तो अब ये तो 5 ठो एप्लीकेशन है। अब पांचों में से एक एक का हम डिफाइन करते हैं। जैसे पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा नॉट, है ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालेंगे, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे भाई, देखिए द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। देखा जाए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्सपेरिमेंटली मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता। देखिए पहले इस पॉइंट को देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। रीजन क्या है, वही डिसोसिएशन वाला है। उसके दो रीजन हैं। दो रीजन क्या है, उसके दो रीजन है। क्यों नहीं डिटरमाइन किया जा सकता वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, उसके दो रीजन है। पहला, फर्स्टली बिकॉज द कंडक्टेंस ऑफ सच सॉल्यूशन इज वेरी लो, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का कंडक्शन वेरी लो है। मैंने कैपिटल लेटर से लिख दिया, पहला रीजन। दूसरा, सेकेंडली बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ सच इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नॉट कंप्लीट। इस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता। इवन एट वेरी हाई डाइल्यूशन, बहुत एक्सट्रीम डाइल्यूशन कर दें फिर भी कंप्लीट नहीं होता है डिसोसिएशन प्यारे बच्चों। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सच एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग कोलराउज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तब आखिर हम कैसे निकालेंगे तब मोलर कंडक्टिविटी? तो इसके लिए भाई दो प्रॉब्लम तो आ गए। एक तो उनका कंडक्टेंस लो होता है, दूसरा डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता। तो ऐसी हालत में किसका हेल्प लेना पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन? मोलर कंडक्टिविटी सच एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोलराउज लॉ से निकाल लेंगे। तो मैंने शुरू में कहा था कोलराउज लॉ, शुरू में कह दिया था कोलराउज लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के ही लिए है। हाँ, आज इसका दोनों में यूज हो रहा है, वीक और स्ट्रांग दोनों। तो देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक एसिड का। कंसीडर ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH एज वीक इलेक्ट्रोलाइट बाई कोलराउज लॉ कैसे निकाल लेते हैं? देखिए CH3COH का आयनाइजेशन हो जाता है एसीटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएगा जो है लैम्डा नॉट। एसिटिक एसिड ये भी लैम्डा ही है लेकिन आयनों के लिए है, और ये पूरे एसिटिक एसिड के लिए है। ये पूरे एसिटिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट के लिए है और ये इनके आयन के लिए है अलग अलग। ये इस तरह का लैम्डा यूज करते हैं। तो लैम्डा नॉट एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट हाइड्रोजन आयन, ये रहा। एंड दिस इक्वेशन कैन बी अराइव्ड एट बाय नोविंग द मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट KCl
इस CH3COOH पोटेशियम एसीटेट हाइड्रोजन क्लोराइड एज बाई कोलराउज लॉ। अब इसको हम कैसे इसको निकालते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के साथ, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम एसीटेट, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए तो अब आप देखिए यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है, KCl का आयनाइजेशन कर दिया तो पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन, तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज इक्वल टू लैम्डा पोटेशियम आयन प्लस लैम्डा क्लोराइड आयन हो गया। इसी तरह से पोटेशियम एसीटेट का आयनाइजेशन हो जाएगा, एसीटेट प्लस पोटेशियम, तो इसका हो जाएगा मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पोटेशियम एसीटेट इज इक्वल टू लैम्डा एसीटेट आयन और प्लस लैम्डा पोटेशियम आयन। बहुत बढ़िया। अब यह Cl का उसी तरह से आयनाइजेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन माइनस, इसका मोलार कंडक्टिविटी भी उसी तरह से हो जाएगा, इसका भी मोलार कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, मोलार कंडक्टिविटी मैं बना देता हूँ, इसका मोलार कंडक्टिविटी ऐसे हो जाएगा, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट हाइड्रोजन प्लस इज इक्वल टू लैम्डा नॉट क्लोराइड माइनस, इसका भी हो गया। अच्छा अब प्यारे बच्चों आप एसिटिक एसिड यहाँ पे देखें, पोटेशियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। आप साल्ट को ज़्यादातर जो साल्ट है, जो स्ट्रांग साल्ट है जिसमें दोनों आयन कॉमन हों, देखिए एक तो HCl है और एक पोटेशियम एसीटेट में पोटेशियम पड़ा है। पोटेशियम एसीटेट में कौन सा आयन मिल रहा है, पोटेशियम, ठीक है, और HCl में कौन सा आयन पड़ रहा है, क्लोराइड आयन। और यहाँ पे एक KCl है, इसमें दोनों आयन पड़ रहे हैं, पोटेशियम भी मिल रहा है, क्लोराइड भी आयन है। तो जिसमें दोनों कॉमन आयन हो उसी को घटा दिया जाता है, देखा जाए तो दोनों को घटा दिया जाता है। तो कैसे किया, पोटेशियम एसीटेट का ले लिया, ये है पोटेशियम एसीटेट का ले लिया, इस इक्वेशन को लिखा, फिर प्लस किया HCl को दूसरा। अब HCl में क्लोराइड आयन आ रहा है, अब पोटेशियम एसीटेट में पोटेशियम आयन आ रहा है, दोनों को ऐड कर दिया तो KCl बन जाएगा। भाई पोटेशियम एसीटेट और HCl मिल गया तो KCl बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। तो अब KCl ले आके यहाँ माइनस करें तभी तो बचेगा। तो अब जिसमें दोनों देखें, इसका Cl है, इसका K है, जिसमें दोनों आयन हो उसी को माइनस कर दो। तो किस में है, ये है दोनों आयन KCl, अब इसमें K भी है Cl भी है, कट जाएगा तो सीधे सीधे क्या बचेगा, H बचेगा, है ना। तो इस तरह से निकल गया। अब इसको हम 60 में लिख देते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl कर दिया, माइनस कर दिया, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, माइनस उसी को करते, ज़्यादातर साल्ट को, और माइनस उसी को करते हैं जिसमें दोनों आयन मौजूद हों। देखिए इसका ये आयन है और इसका क्लोराइड आयन है ना। जब ये दोनों आयन निकल जाएंगे तो क्या होगा, CH3COOH बचेगा, है ना। इस तरह से करते हैं तो न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाता है। और आगे अब कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो प्यारे बच्चे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कैसे निकालते हैं, किसी भी कंसंट्रेशन पर, मान लीजिए कंसंट्रेशन C है, किसी भी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी दिया हो और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी दिया हो। ध्यान दीजिए, दो ढंग के कंसंट्रेशन हैं, एक तो किसी भी कंसंट्रेशन पर और एक इनफाइनाइट कंसंट्रेशन के मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। यहाँ पर दिया है, देखें यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory of electrolyte dissociation, the increase in molar conductivity with the dilution is entirely due to increase in the dissociation of electrolyte। तो आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो किसी की मोलर कंडक्टिविटी जो इंक्रीज होती है वो उसकी इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि डिसोसिएशन इंक्रीज होता है,
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। और यह कब होगा? जब डाइल्यूशन होगा। जब डाइल्यूशन करेंगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, और जब डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयन बनेंगे और मोलार कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये है तब मोलार कंडक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अरे भैया जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिए, बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट मिला दिए, तब तो न जाने कितने नंबर ऑफ आयन्स बन गए होंगे। तो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बीइंग मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलार कंडक्टिविटी, क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स खूब बढ़ गए होंगे। बिकॉज द डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। उस टाइम करीब करीब मान के चलिए कंप्लीट डिसोसिएशन, ऑलमोस्ट है, हम ऑलमोस्ट की मार्क है, नॉट कंप्लीट बट ऑलमोस्ट मान के चलिए करीब करीब कंप्लीट रहता है। दज इफ लैम्डा सी एम इज द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन सी। यहाँ हमने सी लगा दिया है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, आप घबराइए नहीं, यहाँ पे थोड़ा सी लगा दिया है। इसका मतलब कि सी कंसंट्रेशन पर मोलार कंडक्टिविटी, तो मोलार कंडक्टिविटी या फिर सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन सी पर ले लिया जाए। मैंने शुरू में बताया था इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर नहीं, कोई कंसंट्रेशन हो, इनफाइनाइट ना हो, तो उसका मोलार कंडक्टिविटी पता हो। अब इसके बाद दूसरी मोलार कंडक्टिविटी है कैसी? वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो लैम्डा नॉट एम इज द मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज जीरो कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली। तो देन क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोलार कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी एंड अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये कंसंट्रेशन सी पर मोलार कंडक्टिविटी है और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी है। दो कंडक्टिविटी है, ये भी मोलार कंडक्टिविटी है, ये भी मोलार कंडक्टिविटी है, लेकिन एक ऐसी मोलार कंडक्टिविटी है, एक कंसंट्रेशन पर, एक कोई विशेष कंसंट्रेशन XYZ ले दिया जाए उस पर, वहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं रहेगा। अब ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कंसंट्रेशन है। दोनों का रेशियो ले लोगे प्यारे बच्चों, तो यू विल गेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो दिस रिलेशनशिप इज फाउंड टू होल्ड गुड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये जो रिलेशन है प्यारे बच्चों, जो फार्मूला है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत बढ़िया रिलेशन देता है। तो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत बढ़िया है। एंड दैट मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कोलराउज लॉ। ये है, आगे चलते हैं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है भाई। द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू निकालना है ना। तो आप अल्फा की वैल्यू निकाल लिए हो ना। अब कोई कंसंट्रेशन हो, जो कंसंट्रेशन आपने सी लिया था, मान लो वही कोई कंसंट्रेशन जरूर आपको दिया जाएगा, तो उस पर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? तो नोविंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू यहाँ पर अभी मैंने बताया था, है ना। और अल्फा की वैल्यू जब निकाल लोगे, द डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट आप CH3 NH4 OH कोई भी हो एट कंसंट्रेशन C ऑफ द सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला Kc इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि C क्या है? एक कंसंट्रेशन है ना। और इसी कंसंट्रेशन पर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलेगा। यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक कंसंट्रेशन C जो कि C इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर आप निकाल लिए हो दोनों का रेशियो लेकर के, अपान 1 माइनस अल्फा, ये यूज कर दोगे तो आपको क्या होगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट के मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये एप्लीकेशन हुआ, है ना। चौथा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट। स्पैरिंगली माने जो धीरे धीरे, ऐसे साल्ट जो धीरे धीरे घुलते हैं, जो धीरे धीरे घुलते हैं, मैंने हिंदी में लिख दिया।
जो साल्ट धीरे धीरे घुले उनको स्पैरिंगली सॉल्युबल कहते हैं। तो ऐसे साल्ट का नाम यहाँ दिया गया है। साल्ट सच एज सिल्वर क्लोराइड AgCl, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट एक्सेट्रा व्हिच डिजॉल्व टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, पानी में बहुत थोड़ी मात्रा में घुलते हैं, आर कॉल्ड स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट। चलो ठीक है, तो नाम रहा। अब आगे, एज दे डिजॉल्व वेरी लिटिल दियर सॉल्यूशंस आर कंसीडर्ड एज इनफाइनाइट डाइल्यूट, जो कि वो धीरे धीरे घुलते हैं तो इनका सॉल्यूशन काफ़ी इनफाइनाइट डाइल्यूट माना जाता है। एज दियर सॉल्यूशंस आर सेचुरेटेड दियर कंसंट्रेशंस इज इक्वल टू दियर सॉल्युबिलिटी। बहुत ऊंची बात है प्यारे बच्चों, जो स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट हैं वो काफ़ी उसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा रहती है, इनफाइनेटली डाइल्यूटेड होते हैं। तो इनका जो इनफाइनेटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है, ध्यान दीजिए, वो सीधे किसके बराबर हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी के। देखिए एक मोलारिटी किसके बराबर हो गया, यहाँ पर देखिए नीचे पहले मोलारिटी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। ये कब होगा? जो स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट हैं उनका इनफाइनाइट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जो इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मोलारिटी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। बस अब आप फार्मूला में मोलारिटी रखते हो ना, तो यही सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, यही मोलारिटी सॉल्युबिलिटी का नाम बन जाएगा। ये नया टर्म है सॉल्युबिलिटी की जगह पर। तो ऐसे सवाल को बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो मोलारिटी ही समझते हैं, वो सोचते हैं कि सॉल्युबिलिटी का फार्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो तर्क है यहाँ पर ना, आपको तर्क क्या दिया जा रहा है, यह मोलारिटी कब सॉल्युबिलिटी के बराबर होगा और किसके लिए? जो स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट हैं उनका सॉल्यूशन काफ़ी इनफाइनेटली डाइल्यूटेड होता है, और इनफाइनेटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो सीधा बराबर हो जाता है किसके? सॉल्युबिलिटी के, है ना। तो इसीलिए मैंने कैपिटल लेटर से लिख दिया कि आर सेचुरेटेड दियर कंसंट्रेशन इज इक्वल भी मैंने लिख दिया कि कैपिटल लेटर से, टू दियर सॉल्युबिलिटी, दज बाई डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा के एंड मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा एम ऑफ सच सॉल्यूशन भी है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने फार्मूला पिछले वीडियो में बताया है, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलार कंडक्टिविटी इज कप्पा इंटू 1000 अपान मोलारिटी। बिल्कुल पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े हो, भूलिए नहीं, बिल्कुल आप पढ़े हैं इसे, ठीक है ना। अब आप यहीं आके रुक जाएंगे, कहेंगे अरे सॉल्युबिलिटी कहाँ गया? तो अब यहाँ पे तर्क जब आपको रहेगा कि इनफाइनेटली स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, काफ़ी डाइल्यूटेड है, तो ये मोलारिटी किसके बराबर हो जाएगी? अब यहाँ मोलारिटी की जगह पर क्या लिख दो? सॉल्युबिलिटी। सारी बात कप्पा वही रहेगा, 1000 वही रहेगा, छोटा सा चेंजेज आपको कर देना है। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू तो अभी यहीं अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर है ना, चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ब्लैक कलर से लिख दिया है कि फॉर सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कहिए एक्सट्रीमली हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट, उस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। ये कंसंट्रेशन मोलारिटी है ना, यहाँ मोलारिटी की जगह पर क्या लिख दो प्यारे बच्चों? सॉल्युबिलिटी। सारा काम तमाम खत्म। तो मोलारिटी यहाँ लिखते हो ना, तो आप उसके जब सॉल्युबिलिटी निकाल लो, खत्म बात। सवाल में सॉल्युबिलिटी ही पूछता है कि फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप पढ़ोगे कि भैया हमने तो पढ़ा था लैम्डा नॉट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान मोलारिटी, तो सॉल्युबिलिटी का फार्मूला हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तो अब आप तर्क पे तो गए नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स तर्क पे चलता है। तो तर्क यहाँ कहा न गया है कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, तब आप अपना अर्थ लगाओ भाई। आप मोलारिटी लिखते हो, उसके जगह सॉल्युबिलिटी लिख दो, आपका काम फिट, मिनटों भर में फिट, बस सॉल्युबिलिटी निकाल लो। तो ये ना भूलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चंस हमने खूब देखा है IIT JEE नीट में, और बच्चे इन्हीं सब चीज़ों से मिस कर लेते हैं और ऊपर पढ़ाई करके हवा में तैरने लगते हैं, वो मिस्टेक हो जाता है प्यारे बच्चों। अच्छा, लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड बाय कोलराउज लॉ। इस तरह से सिल्वर क्लोराइड है, मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है, तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज इक्वल टू
मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, इसको निकाल लिया जाता है। ठीक है ना, ये रहा। अच्छा, अब जो लास्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू प्यारे बच्चों आपको याद करना होगा, है ना। तो इट इज फाउंड दैट आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर। देखिए आयनिक कंडक्टेंस वाटर का कंडक्टेंस नहीं, वाटर के आयन का कंडक्टेंस। एक तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वाटर है, लेकिन मोलार कंडक्टिविटी ऑफ जो है ये हाइड्रोजन आयन, आयनिक कंडक्टेंस। देखिए आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन 349.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये वैल्यू प्यारे बच्चों आपको मैंने घेर दिया है, देखिए रेक्टेंगल में 349.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, जहाँ जहाँ मेन बात आए वाटर के लिए, क्योंकि वाटर का आयनिक प्रोडक्ट पूछा जाता है। तो ये वैल्यू प्यारे बच्चों आप ले लो, वीडियो से लिख लो, ये रहेगा आपको। हाँ, अलग से न्यूमेरिकल में देता है नीचे ब्रैकेट में, तब आपको उसी को यूज करना है, नहीं तो यही है। वैसे यही है, हमने आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं। आपको ये लर्न करना है। 349.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हाइड्रोजन आयन की कंडक्टिविटी है, ये हाइड्रोजन आयन की कंडक्टिविटी है प्यारे बच्चों। और कब की? इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वाटर के, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हाइड्रोक्सिल आयन की कंडक्टिविटी 198.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चों किसकी है? OH की, क्योंकि OH की OH बोल दिया। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी है? यह हाइड्रोजन प्लस की है, और OH की कम है। प्यारे बच्चों हाइड्रोजन प्लस की कंडक्टिविटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है, इसकी साइज छोटी होती है थोड़ी सी। अरे भाई, भीड़ में एक छोटा बच्चा आराम से दौड़ लेगा या चल लेगा, निकल जाएगा, पास हो जाएगा। अब मोटे मोटे आदमी थोड़ी धक्का मुक्की करते हुए जाएंगे वो, तो इसकी साइज छोटी है, फटाफट 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 ये पास होता जाता है कंडक्टिविटी इसकी। देखिए, अच्छा आप क्लोराउस जल लगा दो प्यारे बच्चों। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वाटर, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। वेरी गुड, वैल्यू रख दो प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन की 349.8 और हाइड्रोक्सिल आयन की 198.5 रख दिया। वेरी गुड, जोड़ दिया 548.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अभी आपको आयनिक प्रोडक्ट निकालना है। अभी आप यहाँ तक मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वाटर निकाल लिए ना, तो आपको पता है कप्पा है ना, और मोलारिटी निकाल लोगे। तो जब तक आप मोलारिटी नहीं निकालोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा ऑफ द प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज फाउंड टू बी कितना? 5.54 इंटू 10⁻⁻8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमने लिखवाया था पिछले वीडियो में, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वाटर की कितनी होती है? 5.54 इंटू 10⁻⁻8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी आप नोट कर लो प्यारे बच्चों। मैं तो यही कहूँगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज फाउंड टू बी 5.54 इंटू 10⁻⁻8 साइमन पर सेंटीमीटर। अच्छा चलिए, अब आप फार्मूला लगा दो। लैम्डा नॉट यानी मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वाटर इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान मोलारिटी। यही तो फार्मूला है ना, यानी ये मोलार कंडक्टिविटी है, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है कप्पा, 1000 अपान मोलारिटी है ना, ये है। ठीक, अब सारा वैल्यू कप्पा के भी आप जो है ये आप
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलार कंडक्टिविटी आप निकाले हो ये यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए अब कप्पा कैसे होता है, कप्पा की वैल्यू दे दिया गया है, मोलार कंडक्टिविटी आप निकाले हो यहाँ पर, ये देखिए कप्पा की वैल्यू दे दिया है, मोलारिटी निकल जाती है। देखो प्यारे बच्चों, मोलारिटी इजकल टू क्या होगा, तब फार्मूले से इसी मोलारिटी की वैल्यू बना लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपान मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बना लिया, उसी फार्मूले से बना लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो कप्पा की वैल्यू प्यारे बच्चों 5.54 इंटू 10⁻⁻8 और 1000 ये रहेगा। मोलार कंडक्टिविटी अभी अभी आप कैलकुलेट करे हो 548.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रख दिया। अब इसको पूरा कैंसिल करोगे प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई करोगे तो 1.01 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम आयन पर लीटर आया मोलारिटी। और मोलारिटी क्या होती है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इजकल टू हाइड्रोक्सिल। ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो दिखाते हैं कंसंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है, कंसेंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन बताता है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए यह जो है एच आयन की कंसंट्रेशन होगी और यही ओ एच आयन की कंसंट्रेशन होगी। मोलारिटी का मतलब यही है। तो अब आयनिक प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट। देखिए मोलारिटी निकाल लिया ना, पहले आपने क्या निकाला, कप्पा निकाला, मोलार कंडक्टिविटी निकाला, कप्पा की वैल्यू दिया है, निकाला क्या, कप्पा की वैल्यू दिया है, मोलार कंडक्टिविटी निकाला एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा नॉट का, ये वैल्यू दिया था आपको, मोलारिटी मिल गई। मोलारिटी एक हाइड्रोजन आयन की होगी या हाइड्रोक्सिल आयन की, दोनों में से किसी एक की होगी। तो अब आयनिक प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों की वैल्यू एक ही तो है प्यारे बच्चों, 1.01 इंटू 10⁻⁷ है ना। तो अब ये दो बार आया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दिस एंड दिस, तो क्या हुआ 1.02 इंटू 10⁻14, ये रहा मोलार कंडक्टिविटी प्यारे बच्चों, ये रहा, ठीक है। तो सॉरी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है, इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम एसीटेट NaACO लिखते हैं, आर 126.4, 426.1 and 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रेस्पेक्टिवली। तो व्हाट विल बी दैट ऑफ द एसिटिक एसिड। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों एसिटिक एसिड को हमने आयनाइज कर दिया, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। लेकिन पहले NaCl को देख लीजिए, NaCl को बना लेते हैं। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Na आयन प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। इसकी वैल्यू दिया है कितना, 126.4, सामने हमने लिख दिया इक्वेशन 1। फिर मोलार कंडक्टिविटी ऑफ HCl में तो ये H आयन प्लस क्लोराइड आयन का अलग से लिख दिया, और ये 426.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये भी वैल्यू लिख दिया यहाँ पर। NaCl के बाद HCl आया, HCl के बाद क्या है, सोडियम एसीटेट। चलो सोडियम एसीटेट का भी लिख लेते हैं। तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, इसकी वैल्यू 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो गया। अब मैंने बताया था कि आपको एसिटिक एसिड पूछ रहा है प्यारे बच्चों। जब एसिटिक एसिड पूछे तो आप ऐसा चूज करिए जिसमें दोनों के आयन कॉमन हों। देखिए एक तो सोडियम एसीटेट में क्या है, सोडियम एसीटेट कहाँ है, ये है, सोडियम है, और HCl में क्या है, क्लोराइड है, और तो इस Na और Cl मिला। अब आप कौन सा चूज करें कि दोनों मिल जाए, यही NaCl साल्ट है ना, इसको माइनस कर दिया करो, है। तो अब आप क्या लिखिए, HCl लिखिए और सोडियम, वीक साल्ट लिखिए, वीक साल्ट और स्ट्रांग एसिड, वीक साल्ट ले लीजिए और स्ट्रांग साल्ट माइनस कर दीजिए। तो अब ये क्यों किया, Na और Cl,
एन ए इसका मिल गया और सी एल इसका मिल गया, काम बन गया। तो एसिटिक एसिड का बन गया। अब वैल्यू रख दीजिए यहीं पर। यह सी एल का देखिए वैल्यू कितना है, 426.1, 426.1। और सोडियम एसीटेट का कितना हुआ, 91.0। और NaCl का कितना हुआ, 126। और कैलकुलेट करके आ जाता है पूरा 390.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आंसर आया। अगला लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पोटेशियम हैज़ द डिफरेंट मोलार आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन पोटेशियम क्लोराइड एंड KBr। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है, यही स्टेटमेंट रॉन्ग भी है। आपका आंसर ए सही है। देखिए कह रहा है कि पोटेशियम है डिफरेंट मोलार आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन KCl एंड KBr। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये रॉन्ग है। क्योंकि पर्टिकुलर आयन हैज़ डिफिनिट वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ऐसा कुछ नहीं, पर्टिकुलर आयन एक विशेष आयन की अपनी एक डेफिनेट वैल्यू होती है। तो बाकी तो सब स्टेटमेंट सही है। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड इतना इतना आ गया, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ये हो गया एट एनी कंसंट्रेशन मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, ये सब सही है। पुलाउड लॉ कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये भी सही है। यही पहला स्टेटमेंट आपका गलत है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्यारे बच्चों।